नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर का दौरा करेंगे। वो लगभग 100 अरब की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो बड़ी परियोजना गोरखपुर का खाद कारखाना है, जिसकी कुल लागत 86,003 करोड़ है और 600 एकड़ में बना हुआ है ये। और इसके अलावा पीएम मोदी गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और आरएमआरसी के हाईटेक लैब्स का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर एम्स की अगर बात करें, कुल लागत 11,000 करोड़ है और इसके बन जाने से बिहार, झारखंड और नेपाल के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। तो किस तरह से लोग लाभान्वित होंगे, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। एम्स की नई सौगात, इसके अलावा 9,600 करोड़ की जो परियोजनाओं की सौगात है वो मिल रही है और खासकर पूर्वांचल को ये बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। और चूंकि बेहद ही नजदीक विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कहीं ना कहीं इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचेंगे और वहां 9,600 जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन करेंगे। एम्स और खाद कारखाना, इसके अलावा आरएमआरसी, ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं रहेंगी। तो देखिए किस तरह से जो सौगात है वो दी जा रही है। पूर्वी यूपी के अंदर पहला एम्स 112 एकड़ में इसे तैयार किया जाएगा और इसमें 300 बेड का इंतजाम जो है वो भी किया जाएगा। भव्य तरीके से इसका जो तैयारियां हैं इसे खोलने की वो चल रही हैं। एम्स में 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन की भी व्यवस्था होगी, यानी कि जो मरीज हैं वो अब नए तकनीक से अपने इलाज को करवा पाएंगे। और गोरखपुर खाद कारखाना की सौगात भी गोरखपुर को मिल रही है, यानी कि वहां जब ये कारखाना खुलेगा तो लोगों के लिए रोजगार के नए आयाम जो है वो भी शुरू हो जाएंगे। तो पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना और इन तमाम परियोजनाओं का आज इसकी घोषणा करना। और आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, साथ ही डॉक्टर अभिषेक राय हैं सपा से और उमाशंकर राजभर हैं। इसके अलावा हमारे साथ रफत फातिमा जी भी जुड़ी हैं, कांग्रेस से जुड़ी हैं हमारे साथ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि अब अगर हम बात करें एसएन सिंह जी, पहला प्रश्न आप ही से लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और कई तरह की परियोजनाओं की आज सौगात पूर्वांचल को दी जाएगी, लेकिन विपक्ष से कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो क्या पूर्वांचल के लोगों को लुभाने का ये एक तरीका है या वाकई इन परियोजनाओं की जो शुरुआत है वो की जाएगी, क्योंकि इससे पहले कई परियोजनाएं हैं जो अभी अधम में है? देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है गोरखपुर और अगल बगल के लोगों को। और विपक्ष क्या कहता है हम उस पर नहीं जाते हैं। आप देखिए, हमारी सरकार पहले दिन से ही लगातार विकास के कार्यों को कर रही है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जिस तरह से 90 के दशक में गोरखपुर में खाद कारखाना बंद हो गया था, वहां के लोगों की काफी दिनों से मांग थी। जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तभी इस बात को उठाते थे, जनता की बात को, और पार्लियामेंट में भी कई बार उठाए। और आज वो मांग पूरी होने जा रही है। वहां के लोगों के लिए सिर्फ नहीं, अगल बगल के जो प्रदेश हैं, झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वहां के किसानों में भी खुशी का लहर है। और मैं कह रहा हूं कि इससे प्रत्यक्ष रूप में 20,000 रोजगार मिलेंगे। और गोरखपुर के लोगों को इतनी बड़ी सौगात, आज 3 चीज मिलने जा रही है। जो एम्स है, आप देखिए, बिहार के सुदूरवर्ती एरिया से, नेपाल से लोग गोरखपुर में आते थे और गोरखपुर में अच्छी चिकित्सा नहीं मिलने के कारण भटकते हुए दिल्ली तक। लेकिन गोरखपुर से नेपाल में आते थे, ये कोई 2021 की बात नहीं है, इससे पहले से होता आ रहा है। लेकिन फिर अचानक से इसी वक्त में याद आया है जब चुनाव बेहद नजदीक है, इसीलिए कई सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, 2016 में ही इसकी नींव रखी गई। चलिए एसएन सिंह जी, बनने में समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर मैं बात करूंगी, उस कारखाने की भी बात करूंगी। चलिए, नींव रखने से लेकर 3 दिन तक प्रयास करते हैं और विकास करते हैं। ठीक है, ठीक है। खुशी का विषय, इस पे राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खुशी का विषय है, लेकिन राजनीति, इसमें किसी जाति धर्म को लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, जाति धर्म की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। चलिए, आप अपने पक्ष रख चुके हैं, मैं इस पर जुड़ूंगी आपसे। कारखाने का जिक्र किया है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। अभिषेक राय समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। अभिषेक जी, आप कहिए, क्या कह रहे हैं?
अभिषेक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अब आ रही है। जी, जी देखिए कुछ उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जो इनके स्टार प्रचारक थे माननीय योगी जी, वो उत्तर प्रदेश में फेल हो चुके हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और चुनाव तक वो ऐसे ही आते रहेंगे उत्तर प्रदेश में। आप देख ले माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे, उद्घाटन, शिलान्यास, जिस राज्य में चुनाव होता है, अभी बंगाल में हो रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस वहां था। फिर उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो अब उत्तर प्रदेश, पंजाब यहाँ फोकस रहेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हो सकता है हर हफ्ते आते रहे, जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी, रोज एक घोषणा करते रहेंगे और कुछ ना कुछ उद्घाटन करते रहेंगे, भले वो आधे अधूरे तो काम। अभिषेक राय जी, इसमें बुराई क्या है? अगर समाजवादी पार्टी को देखें तो फिर अखिलेश यादव के अलावा कौन सा चेहरा आपके पास है सर? वो तो हर पार्टी अपने अपने बड़े चेहरे को उतारती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मुद्दे की बात करें। जी, मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। हम उसी बात पे आ रहे हैं। हम कह तो रहे हैं कि सबसे पहले गोरखपुर की जनता को बधाई कि उनको नया एम्स मिलने जा रहा है। जैसे इन लोगों ने 108 एम्बुलेंस, जो समाजवादी एम्बुलेंस थी, जिसने कोरोना काल में गरीब मरीजों की और सारे मरीजों की मदद करी, तो उसी तरीके से इन्हें मेडिकल में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना पड़ेगा। आज गोरखपुर को एक सौगात मिलने जा रही है, पर संसद में इनके स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह से लिखित में झूठा बयान देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के सेकंड वेव में किसी की मृत्यु नहीं, कृपा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की दोबारा लिखित में झूठ बयान संसद में ना मिले। तो मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील है, अभी एक एम्स है और एम्स बनाने चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को मेडिकल में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती के लिए बहुत जरूरत है। 45 मेडिकल कॉलेज थे 2017 में उत्तर प्रदेश में, 27 प्राइवेट और 18 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फगन सिंह कुलस्ते ने ये संसद में लिखित बयान दिया था 2018 में। तो अभी इनके मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट बढ़ रही है, पर वहां भी फैकल्टी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। अभी सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट की सिर्फ अपॉइंटमेंट हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। अब मेडिकल कॉलेजेस को रन करने के लिए इसके बिना एमसीआई या एनएमसी, जो आजकल नेशनल मेडिकल काउंसिल है, वो परमिशन नहीं देती। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। आधे अधूरे उद्घाटन और एक जनता को दिखाने के लिए उद्घाटन, दोनों में अंतर होता है। और ये चलिए फातिमा जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं आप, जो अभी अभिषेक जी कहते हैं कि केवल ये दिखावा मात्र है और कुछ भी नहीं है? देखिए, किसी भी देश का विकास सबको अच्छा लगता है, किसी भी प्रदेश में अगर ऐसी चीजें होती है सबको अच्छी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि ये कागजी रह जाता है, सिर्फ कागजी है या फिर इस पे कुछ काम भी होगा। फीता तो पहले भी कटे थे, जब ये आए थे तब भी फीते बहुत कटे थे और बहुत सारे इनॉग्रेशन हुए थे, लेकिन होर्डिंग पोस्टर से अगर जो है सिर्फ चेहरा चमकाने से अगर विकास होता तब तक उत्तर प्रदेश में विकास हो जाता। आज आप हालात देख रहे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कोरोना में जो अव्यवस्थाएं थी और जो कोरोना से मरीज मरे थे उनको मुआवजा देने को लेकर। तो उन चीजों पे कोई काम नहीं हो रहा है और एक भी व्यक्ति को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। फातिमा जी, आप देखिए, विपक्ष में बैठे हैं आप और मजबूत विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के सामने होना चाहिए, इस बात को आपने उठाया क्यों नहीं? ये मुद्दा आपके पास बहुत बढ़िया मुद्दा है। अगर देखें आप, चुनाव अब बेहद नजदीक है, तो कांग्रेस के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, आपने भी देखा होगा, हम तो लगातार देख रहे हैं, आप ही देखिए कि राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कोरोना में जो परिवार जो है आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर हुई है, जो मरे हैं, उनका आंकड़ा दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात हम करेंगे, अभी ये सीएससी ये बात हो रही है ना, फीता काटनी, 6 साल से बलरामपुर में एक सीएससी है, आज तक उसका जो है उसको निर्माण नहीं हो पाया पूरा। तो पहले चीजों को व्यवस्थित करें जो आधी अधूरी पड़ी है। यानी कि आप कहना चाहते हैं पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, फिर उसके बाद में अगली घोषणा की जाए। उमा शंकर राजभर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। फातिमा जी, रोकना चाहूंगी आपको। उमा शंकर जी, कहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने से 6 महीना बचा है और जुलाई महीने से अब तक ये बाबा जी जो है घूम घूम करके पूरे देश में, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, इसमें प्रचार मंत्री बन गए थे। 6 महीने जुलाई से यह जो है अब उत्तर प्रदेश पे ध्यान दे रहे हैं। जब कोरोना काल में अव्यवस्था थी, लोगों के घर घर के लाशें गिर रही थी, तब यह मीडिया जब इनको उठाई है तो जुलाई महीने से सक्रिय हुए उत्तर प्रदेश के लिए। और दूसरी बात मैं बता दूं, जिस बात को उद्घाटन कर रहे हैं ये, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस का इन्होंने किया है, चाहे गोरखपुर में जो खाद कारखाने कर रहे हैं, या गोरखपुर में एम का कर रहे हैं, यह 16 का शिलान्यास है। उनसे पूछिए
और एम्स तो 19 से चालू हो गया है, केवल जो है 19 से चालू हो गया है। आज चुनाव का वक्त है, केवल दिखाने के लिए माननीय योगी जी 19 का बना हुआ हॉस्पिटल एम्स आज जो है केवल उद्घाटन के तौर पे, यानी कि योजनाओं की घोषणा की गई 2019 में और 21 तक अभी से पूरा नहीं किया गया, और अब 21 में उसी बातों को लेकर, उसी योजनाओं को लेकर लोगों को लुभाने की कोशिश हो रही है। एसएन सिंह जी, सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं आपको। आप देखें, समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है, कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है, उमा शंकर जी भी यही कह रहे हैं। देखिए, जो आदमी जोकर की भूमिका उठाए, जोकर जो है हीरो नहीं होता है, उसकी बात का क्या लेना है। और 19 आज तक तो ये कई बार डिबेट में मेरे साथ बैठ चुके हैं, वो बतलाते थे कि अभी वहां कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसलिए विरोधी की बातों को उतना ध्यान नहीं रखना चाहिए। चलिए, विरोधी की बातों को हम ध्यान नहीं रखते हैं, आप अपने शब्दों में बताएं सर, जनता के लिए कहाँ कितना काम हुआ जरा बताएं। ध्यान रखना चाहिए। बता तो रहा हूँ, आप गिनिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आप अपने बारे में बोलिएगा। और जनता के हालात को देखना है तो पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जनसंख्या में उत्तर प्रदेश से बहुत कम है, और वहां बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। वहां विकास कितना हो रहा है, लाठी डंडे बरस रहे हैं राजस्थान में। और महिलाओं में के रेट में राजस्थान इस समय नंबर 1 है, तो छोड़ दीजिए, हम उत्तर प्रदेश में चर्चा कर लें। आप देखिए, मेरठ में रैपिड रेल बन रहा है। मेरठ, आप सुन तो लीजिए, आप फातिमा जी जरा जवाब ले लीजिए। फातिमा जी जरा जवाब ले लें, आप पूछ रही थी प्रश्न, पूरी कर ले बात, उसके बाद आपके पास पूरा मौका है, मैं आपको मौका दूंगी फातिमा जी। जी, मैं कह रहा हूं, आज देखिए मेरठ में रैपिड रेल बन रहा है, दिल्ली से लेकर मेरठ तक एक्सप्रेसवे बन गया, मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बन रहा है, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, महोबा में उतनी बड़ी परियोजना दी गई, झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का एक नोट दिया गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अरे मुझे तो डर था कि कहीं आज भी अखिलेश यादव जी न कह दें कि इसका तो शिलान्यास हम किए थे, एम्स का शिलान्यास हम किए थे, खाद कारखाना हम ले आए थे। सारे अखबार सुबह से मैं पलट रहा था, लेकिन बहुत अच्छी बात रही कि आज अखिलेश जी ने ये नहीं कहा। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और हम जो योजनाएं ले आ रहे हैं वो परिवारवादी योजनाएं नहीं है, और देश और समाज के लिए। चलिए अभिषेक जी से जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी, ऐसा क्यों है? अभी आपने सुना एसएन सिंह जी को, वो कहते हैं कि कोई भी परियोजनाएं हमारी हैं, और पिछली सरकार से अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं जी, ये तो हमने किया है। जी गीतांजलि जी, मैं एसएन सिंह साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि गोरखपुर एम्स शायद इन्होंने देखा ना, वहां 14 ओटियां बनी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ 14 ओटियों में कितनी मशीन है। शायद इनको पता नहीं 14 ओटी बनी है कि नहीं बनी, इनको पता शायद। आप बोल लीजिए, बहुत अच्छे से पता है, मैं गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। आपसे आप पूछ लीजिए, फिर मैं एसएन सिंह जी, मैं मेरा सवाल तो सुन लें। जी जी जी, बिल्कुल एसएन सिंह सुन लें सवाल। मैं डॉक्टर खुद हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, ओटी की बात मैं खुद जानता हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ऑपरेशन थिएटर में क्या मशीनें होती हैं, क्या नहीं होती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बात। ठीक है, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ सिंह साहब। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, पूछिए ना, आप अपनी बात पूरी करें। जी जी जी, थोड़े कम शब्दों में सर, जो पूछना है सीधा सटीक पूछें सर। जी अभिषेक जी, बात पूरी करें। पूछ रहा हूँ 14 ओटियों में कितने मशीनें ला दी आपने? सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करते हो आप लोग। कैंसर विभाग में डुअल एनर्जी रेडियोथेरेपी मशीन लगनी थी, बेटी थेरेपी और सिटी सिमुलेशन मशीन लगनी थी, वो जो अब तक आई नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस बात का उद्घाटन कर रहे हो? किस बात का एम्स बना दिया आपने, जब आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरी नहीं है? आपके पास सीआर नहीं है वहां पे ओटी में, जो बेसिक नीड्स हैं ऑर्थोपेडिक्स और यूरोलॉजी के सर्जरी के लिए, और आप कह रहे हो आप एम्स का उद्घाटन कर रहे हो? साहब बेसिक नीड्स तो पूरी करो, उसको चलाने के लिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छा रहा कि अभिषेक राय जी, जो कि डॉक्टर भी हैं और वो हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं उन्हें मालूम है अच्छे से। एसएन सिंह जी, अब आप जवाब दीजिए। आप कहते हैं गोरखपुर से हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, इन तमाम बातों को भी समझते हैं, जरा जवाब भी दे दें सर आप। देखिए, जिसको काम नहीं करना होता है उससे पूछेंगे तो वो केवल सवाल ही पूछेगा। आज कोई अगर हॉस्पिटल बना है तो उसमें मरीज ही जाएंगे, मरीज का ही इलाज होगा। अरे भाई, और सारी चीजें आप सुन तो लीजिए, आप बोले हैं तो अभिषेक जी जरा सुन ले। एम्स में आज तक मशीनें आती हैं, और वहाँ ओपीडी सेंटर शुरू हो गया है, वहां पे तमाम आधुनिक मशीनें आई हैं, 20 तरह के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें आई हैं। 150 जो लड़कों का जो एमबीबीएस वहां करेंगे, वहां से किसको लाभ होगा? और दूर दराज से लोग आते थे। आप समझिए कि बिहार के बॉर्डर उधर बलिया और गाजीपुर तक, इधर नेपाल से जो लोग आएंगे, हम कह रहे हैं कि अभी सारी चीजें एक बार तो हो नहीं जाएगी।
लेकिन आपकी तरह नहीं है, आपकी सरकार की तरह की कुछ एसएन कर सिंह रही जी, चीजें एक बार भले ही ना हो, लेकिन बहुत वक्त लग के भी तो ना हो ना सर। 2002 और सैफई के अलावा सर, आपने गोरखपुर इतने की वक्त कुछ पहले किया नहीं। आपने खुद कहा कि हमने इसकी जो है घोषणा कर दी थी, नींव रख दी थी, लेकिन अब 2021 से अभी तक बनकर तैयार नहीं है। अब ऐसे में इतना वक्त अगर लगेगा तो फिर वो लाभान्वित कैसे होंगे लोग? सवाल तो ये भी है ना सर कि जो भी चीजें अब ये हैं जो बताइए कही कि जाती हैं, अगर घोषणाएं ना की बने जाती तो हैं, लाभान्वित उन कैसे होंगे? पर कहीं ना आप एक कहीं चीज जल्दी सोचिए काम कि शुरू अगर होना बने चाहिए ही ना नहीं सर, तो काम लाभान्वित जल्दी होना कैसे चाहिए ना। होंगे? ये ना हो कि तो अगला चलिए, इलेक्शन तो आए, आप लाभान्वित- उसी मुद्दे को लेकर फिर आगे बढ़ जाएं कि लीजिए जी हम ये भी कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन के लिए सब कुछ नहीं ये होता रटा रटा डायलॉग हम इलेक्शन, अरे रटा रटा है क्या? आपके समय में चीनी मिलें बंद हो जाती थी, हमने 4 नई चीनी मिलें दिया, हमने किसानों के गन्ना मूल्य पर भुगतान किया। आज हम मैं इतनी अभिषेक जी अभी चीजें रोकना दे चाहूंगी, रहे हैं। और गेस्ट भी हैं सर, आपको हम- पूरा मौका दूंगी जी। हम कह रहे हैं कि आप चीजों को स्वीकारिए सरकार, आप मानिए इस बात को, आप हर चीज को मत केवल आलोचना के दृष्टिकोण से मत देखिए। कोई भी जो डेवलपमेंट होता है उससे उस एरिया का विकास होता है, हम केवल ठीक है। गाँव और सैफई का विकास चलिए, नहीं इस कर रहे हैं। डेवलपमेंट आप से एरिया का गोरखपुर कितना के विकास हो रहा है लोगों से फातिमा जी? पूछिए और मैं कह रहा एसएन हूं- सिंह जी को भी आपने सुना, डॉक्टर अभिषेक राय की भी राय आपने जानी है। अभी जो योजनाएं चल रही हैं उससे लोग कितने लाभान्वित हैं, इस पर आपने सवाल उठाया था, और इसके अलावा भी कई ऐसे सवालों की फहरिस्त थी जो आप लेकर बैठी हैं। आप अपनी बात को पूरी कर सकती हैं। जिस तरीके से भाजपा प्रवक्ता हम कल से इस पर डिबेट कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं सब रटी रटाई भाषा बोल रहे हैं। एक ही लाइन बस हो रही है कि हमने ये करा, बस चुनाव आते टाइम ये करते हैं, और जब अगला चुनाव होता है तब ये बताते हैं कि हमने ये करा। बीच में कहाँ जाते हैं इनका पता नहीं। अभी अचानक केंद्रीय मंत्रिमंडल से सारे मंत्री यूपी में आके बैठ गए, यानी कि घबराए हुए लोग हैं। कि प्रधानमंत्री को भी यहाँ पे जो है लगातार बैठना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी सत्ता कहीं ना कहीं खिसक रही है। विकास अगर हुआ होता तो दिख रहा होता। अगर ये कहते गड्ढा मुक्त प्रदेश, तो आप गड्ढे कहाँ हैं और सड़कें कहाँ हैं, जरा देखिए। लखनऊ में हम रहते हैं, हम आसपास सब देख रहे हैं हालात क्या है। अगर ये कहते किसानों की बात, तो कर्ज माफी से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो उनको छलना, उनको बेवकूफ बनाना। आज किसानों के साथ अगर सबसे ज्यादा छल किसी ने करा तो इन लोगों ने करा। कर्ज माफी में इन्होंने 65 पैसे 2 रुपए इस तरीके से उनको जो है एक तरीके से अपमान करा किसानों का। आज खाद पे बात कर रहे हैं, खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, कहीं भी खाद में मिल नहीं रहा है किसानों को। डीजल देख लीजिए क्या दाम हो रहा है। तो ये किसानों की बात जरूर करते हैं, लेकिन किसानों के साथ कहीं नहीं खड़े। लखीमपुर में इनके ही गृह राज्य मंत्री ने जिस तरीके से उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन आज तक उनको बर्खास्त नहीं करा गया। तो किस बात का ये किसानों का सम्मान कर रहे हैं? कहाँ पर जो है ये उनको वो दे रहे राहत? तो ये बात जरूर राहत की कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। सिर्फ चुनाव में सत्ता पाने की एक लालसा है। अगर ये जनता के साथ खड़े होते तो कोरोना में भी खड़े होते। कोरोना में तब तो इनके जो है मंत्री जो है मटर छील के अपने फोटो सोशल मीडिया पे डाल लेते। तो ये इनकी जो है संवेदनहीनता थी। चलिए, अभिषेक जी भी फातिमा जी अभिषेक जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी अभिषेक जी। गीतांजलि जी, देखे ना, अभी एसएन सिंह साहब से मैंने बहुत टेक्निकल सवाल पूछे, वो उसका टेक्निकल जवाब दे नहीं पाए। बहुत सीधी सी बात है, जैसे अगर मैं एक सर्जन हूँ और मैं किसी की लाइफ बचाने के लिए ओटी में जाता हूँ, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। एक मरीज जो आता वो ये नहीं देखता कि क्या सुविधाएं क्या नहीं, वो ये सोच के एम्स जाएगा कि वहां मेरी जान बच जाएगी। एम्स पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, एम्स न्यू दिल्ली आज का एस्टेब्लिश नहीं है। तो वो एक पायनियर इंस्टीट्यूट है, उसकी ब्रांचेस हैं। अगर मैं किसी पेशेंट को रेफर करता हूँ एम्स न्यू दिल्ली, तो मुझे पता है कि उस पेशेंट को क्या जरूरतें हैं। अभी वहां पे बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कोई चीज नहीं। चाहे आप ओटी की बात कर ले, अगर मैं सर्जन हूं, मैं ओटी में जाता हूं, मुझे मशीनें नहीं मिले, तो मैं पेशेंट को कैसे ओटी में ले जाऊं? कैसे करेंगे? बिल्कुल ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और एसएन सिंह साहब को ये बात नहीं समझ में आ रही है। ये कह रहे हैं मशीनें आ रही, अरे साहब लाइफ सेविंग मशीनें, हम वहां मरीज ही नहीं भर्ती कर पाएंगे, सर्जरी नहीं कर पाएंगे, तो कहां से मरीजों की जान बचाएंगे? तो ये एक छलावा है। यानी कि अभिषेक जी आप कहना चाह रहे हैं कि जो घोषणा की जा रही है, और खासकर एम्स के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो ये कहने की कोशिश आप कर रहे हैं कि जो बेसिक्स होते हैं उस पर काम नहीं किया जा रहा है, केवल जुमलेबाजी हो रही है। एसएन सिंह जी, क्या वाकई ऐसा है कि जो बेसिक्स हैं, जो जरूरतें हैं, उन पे कहीं ना कहीं ध्यान कम दिया जा रहा है? देखिए, आप सवाल किससे पूछ रही हैं? जो केवल परिवार का पेट भरा, जो पर्ची पे सरकार चलाया, नहीं, सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूं सर। तो वही कह रहा हूं, आप जो है जब सवाल इनसे पूछ रही हैं, आज वहां ओपीडी चल रही है, आज वहां मशीनें हैं, एक डॉक्टर हैं, टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, और मैं बता रहा हूं कि वहां चीजें हैं। मैं अगर डॉक्टर नहीं हूं तो इस तरह से इनका जवाब उस चीज की तो नहीं दे पाऊंगा। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। भाषा वही नहीं हो सकती है, शब्द वो नहीं हो सकते। समझे आप अपनी बात। कोई एडवोकेट है तो वो अपनी भाषा ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन सीधे साधे शब्दों में अगर हम बात करें एसएन सिंह जी,
तो इनसे पूछिए कि उसका स्वागत है कि नहीं, क्या वहां की जनता को लाभ मिलेगा कि स्वागत नहीं? है, हमने बोला, सुन लीजिए सिंह साहब, हम आपको पहली बात। दूसरी बात, दूसरे से हमने बहुत जवाब सीधे सुन सीधे लीजिए। कहा। अभिषेक जी, जरा एसएन सिंह जी को अपनी बात पूरी करने दें सर। अभिषेक जी, बहुत वक्त राय मिला है साहब आपको सुन सर, लीजिए, थोड़ा सा राय संयम साहब रखिए। सुन लीजिए। डिबेट हमने वरना जो कहीं और चली डेवलपमेंट जाएगी। का काम जी, किया जी। है उसको स्वीकारने के लिए आप तैयार है ही नहीं। आप किसी तरह से, नहीं बोलोगे, सुन तो लो साहब, सिंह साहब। अरे कह वो रहा हूं, सवाल मुझसे मैंने पूछिए सबसे तो अभिषेक जवाब जी, और थोड़ा देंगे। सा आप, अभी तो आप अभिषेक पूछ जी चुके थोड़ी थे। देर आप चुप हो। अब सुन आपने लीजिए। सवाल पूछा है अभिषेक जी, आप- एसएन सिंह जी को अपनी बात तो रखने दें सर। अभिषेक जी, मैंने आपको पूरा आपके मौका समय दिया में सर। काम किया। आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपके जवाब समय तो में लीजिए पूरे ना सर। प्रदेश को, सुन लीजिए, आपके समय में पूरे प्रदेश को अभिषेक जी, ऐसे बोलेंगे तो फिर ये डिबेट थोड़ा होगा। मैं भी थोड़ा आपके संयम बीच में रखिए बोलूंगा। सर। जी एसएन सिंह जी, आप आपके अपनी समय में बात पूरे पूरी प्रदेश करें। को 3 भागों में बांट के अभिषेक जी, मेरी और 3 रिक्वेस्ट है, लोग प्लीज मुख्यमंत्री बन प्लीज रहे आप थोड़ा थे। आप थोड़ा सिर्फ चुप पैसों रहिए की सर। वसूली चलती थी, एसएन सिंह जी, नोट आप गन्ने अपनी- की मशीन रखी जाती थी। अरे साहब, इस तरह से प्रदेश नहीं चल रहा है। आप सुन लीजिए, जिस तरह से वसूली चलती थी कि दिल्ली से लेकर और गाजियाबाद का पैसा चाचा लेंगे और लखनऊ का पैसा काका लेंगे। सॉरी बाकी अभिषेक जगह जी, का पैसा एसएन सिंह जी, चाचा ऐसे तो लेंगे। कुछ समझ नहीं आएगा। विकास के आप कार्य वहां हो से रहे हैं। बोलते रहेंगे, ये और यहाँ से सुनिए, बोलते रहेंगे, फिर कैसे पता 2017 चलेगा? के अभिषेक जी, बाद थोड़ा रुकिए। हमको तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास तो बन जाए। ये देख लीजिएगा, लिख लीजिए कहीं, ये मानने को हो जाएगा कि एक समाजवादी पार्टी नाम की कोई पार्टी थी जो उत्तर प्रदेश में थी। क्योंकि दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार किसके समय में हुआ? आपके समय में। अपहरण उद्योग किसके समय फल फूल रहा था? आपके समय में। अपराधी किसके समय में मुख्यमंत्री आवास में आके चाय पी रहे थे? आपके समय। अब विकास हो रहा है तो भी आपको दर्द हो रहा है। हर विकास को कहेंगे आप। रामगढ़ ताल हम आप ही बनवाए थे, हमारे गांव में ताल पोखरे आप ही बनवाए थे, जो रोड सड़कें नहीं हो आप ही बनवाए थे। अरे भाई आपने किया था कुशीनगर में एयरपोर्ट। सुनिए, जनता ने ही झाड़ू लगाया है, आपको दूसरे ने नहीं लगाया। जनता ने ही हटाया, मैं थोड़े ना हटाया। जनता को अगर लगा होता कि आप बहुत, सुनिए, भूल जाइए, अभी भूल जाइए। मैंने कहा लिख लीजिए कहीं, आप इतिहास होने जा रहे हैं। जोकर की जो भूमिका है वो सिर्फ आमोद प्रमोद की होती है और वही होने जा रहे हैं, पूरी बात और कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप अपने सवाल पूछिएगा ना अभिषेक जी, थोड़ा सा गोरखपुर का विकास हो रहा है, गोरखपुर के लोग खुश हैं, गोरखपुर के इर्द गिर्द के लोग खुश हैं। वहां की जनता से पूछिए कि कितनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 10-20 हजार प्रत्यक्ष रोजगार मिलने जा रहा है। आप उस रोजगार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि किसी तरह से इटावा और सैपई का विकास, वहां डांस नहीं चल रहा, वहां विकास के कार्य हो रहे हैं। आप जाके गोरखपुर को देखिए, गोरखपुर के बदलते स्वरूप को देखिए। उमा शंकर राजभर जी भी हैं, मैं तो कह रहा हूँ बहन उमा शंकर जी, वहां पे इनका रिपोर्टर ये दोनों तरफ की बात आप सुन रहे हैं। जो अभी सत्ता में है बीजेपी, उनकी भी राय आप देख रहे हैं, वो भी अपनी बात को रख रहे हैं। साथ ही अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी पिछली सरकार भी थी, अपने कामों का भी यहाँ पर वो पूरा ब्यौरा ही रख रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने बहुत कुछ किया। लेकिन बहुत कुछ किया या हम बहुत कुछ करेंगे, इस तरह की बातों पर क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस तरह की बातों में आएगी? क्या उत्तर प्रदेश की जनता इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपना जो इलेक्शन के टाइम में अपने जो वोट का इस्तेमाल करेगी? उमाशंकर जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, गीतांजलि जी जरा मेरे मित्र से पूछिए। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वह कहे राजस्थान में शिक्षक मारे जा रहे हैं। सोचिए कि अभी लखनऊ में ही पिछले हफ्ते 69 शिक्षक भर्ती घोटाले में लखनऊ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दूसरी बात, जब गरीबी की बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, हमारा प्रदेश है कहाँ? बिहार झारखंड के बाद तीसरे नंबर गरीबी पे हम है। तो सोचिए। और एक बार गीतांजलि जरा उनको मित्र को याद दिलाइए कि 4 साल पहले यही दिल्ली के उपराज्यपाल यही कह रहे थे कि यूपी और बिहार के मरीज आकर के दिल्ली एम्स में भर्ती होते हैं, गर्दी मचाते हैं, तो पहले हम यूपी वालों का चिंता करें, वह नेपाल की चिंता मत करिए। और ये सोचिए 5 साल हो गया एक एम्स बनाने में, 2 साल में आजमगढ़ में माननीय अखिलेश जी ने एम्स तैयार कर दिया और एम्स का काम वहां कर रहा है। लेकिन आपका 5 साल हो गया एक एम्स बनाने में। और दूसरी बात, जो रोड की बात आप कर रहे हैं, मित्र से पूछिए, 7 साल हो गया है। गोरखपुर से बनारस, गोरखपुर से गाजीपुर या बनारस से जौनपुर एक भी रोड 7 साल में पूरा कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। यह काम क्या करिए, स्पीड से करें, क्योंकि बाबा जी
बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा भी कहना उमा शंकर जी यही है। और एसएन सिंह जी, मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं और यथार्थ के धरातल पर अगर हम उन्हें देखें तो लग रहा है कि थोड़ा धीमी गति से हो रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सारी चीजों की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक बड़ी सौगात जरूर है एम्स का वहां पर ओपन होना लोगों के लिए, तो एक बड़ी सौगात बतौर है, लेकिन उससे किस तरह से और कब लाभ उठाएगी उत्तर प्रदेश की जनता, ये भी बड़ा सवाल है। साथ ही इसके अलावा चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे बेसिक्स हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। बिजली है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, जिस तरह से अभी बेरोजगारी जो है अपने चरम पर है, पलायन आप कहते हैं एक बड़ी समस्या है, लेकिन कैसे रोकेंगे, ये तमाम सवाल हैं सर आपके सामने। और इन तमाम सवालों का जवाब लेकर ही जनता के बीच जाना होगा आपको, अगर दोबारा से सत्ता पर काबिज होना है तो। कैसे करेंगे इतनी सारी चीजें मैनेज आप? देखिए 70 साल में जो चीजें नहीं हो पाई थी, 7 साल में वो हो रही। गति धीमे हो सकती है, कारण ये था कि अभी 2 साल कोरोना के चपेट में था, उसके बाद भी आप देखे होंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम हमने नहीं रोका, लगातार उस समय में भी हुआ। और जो कोरोना की दूसरी लहर आई उसमें औद्योगिक गतिविधियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा चलने दिया जाए, क्योंकि प्रदेश का विकास रुक जाएगा, हम बैलेंस बना के चलेंगे, दोनों तरफ चलेंगे। इन्होंने कहा कि भाई 2016 में हम शुरुआत किए और इतने लगभग 4-5 साल में हम उसको बना के और जनता को दे दिए हैं। तो हम केवल एक ही विकास नहीं किए हैं, हम और बड़ी 60 परियोजनाओं पे काम कर रहे थे, वो भी होगा। पूर्वांचल इनके समय में केवल एक आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ था, एक लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ था, वो भी 60-70% ही बना था। आप देखे होंगे उसमें बाकी सारे काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद किया गया। बहरहाल कोई बात नहीं, कोई भी सरकार रहती है तो वो सबके विकास के लिए काम करती है। हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले महीने तक बन के तैयार हो जाएगा। मेट्रो के काम चल रहे हैं, कानपुर में मेट्रो लगभग पूरा हो चुका है, आगरा में उसके 60% 70% काम पूरे हो गए, रैपिड रेल चलने के लिए तैयार है। तो हम ढेर सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। फातिमा जी, जब हम यहाँ बीजेपी योजनाओं पे काम कर रही है, ये दावा कर रहे हैं एसएन सिंह जी, अभी आप उन्हें सुन रही विकास ही नहीं होता है, उससे रोजगार भी उत्पन्न होता है। आप बताइए अगर डिफेंस कॉरिडोर बनेगा या कोई सड़क बन रही है तो कोई गिट्टी सप्लाई करता है। सर ये मेरे बताने से ही नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता एक्सेप्ट करेगी तब भी होगा सर। ये परियोजनाओं का अभी सिर्फ नाम है सर, अभी ये परियोजनाएं पूरी होते होते भी वक्त लग जाएगा। फातिमा जी, और सुनिए देखिए, जिसकी कोई पहचान ही नहीं थी, जिसकी पहचान हमसे जुड़ने के नाते हो गई, वो सवाल क्या करेंगे, वो तो कुछ किए नहीं। और तमाम लोगों की सरकार को जनता देख चुकी है। और आपसे पहचान किसकी बनी है, जरा खुलकर बोले आप। ये सिंह साहब का घमंड एसएन सिंह जी, आपसे पहचान किसकी बनी है, किस दल की बात कर रहे हैं आप सर? किसका बोल रहा है? अभी उन्होंने कहा कि राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, आप सुन तो लीजिए रूपा जी, आप सुन लीजिए। ये सवाल तो उमा शंकर जी ने कहा था आपसे, ये किया था उन्होंने, उमा शंकर जी जवाब देंगे। उमा शंकर जी, मैं कह रहा हूँ, आप कह रही है कि राजस्थान में जब आपकी सरकार है तो मैं वहीं का तो पूछूंगा कि भाई आपने कौन सा नमूना पेश कर दिया। उत्तर प्रदेश में क्यों चुप्पी हो जाती है? उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सम्मान नहीं है, आप 100 को सुपुर है, यहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे सुनिए, जनता की बात सुन लीजिए। 95,000 रोजगार बहुजन समाजवादी पार्टी जिस समय मिला था, 2 लाख रोजगार समाजवादी पार्टी के समय में मिला था, 4.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने दिया और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार दिया। मैं वही कह रहा हूं, जो फिल्म सिटी बनने जा रही है, जो गंगा एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, ये सब रोजगार सृजित करते हैं। रोजगार सृजित करने के ये सब बुनियादी, फिर भी पलायन एक बड़ी समस्या है सर। रोजगार तो है, फिर पलायन क्यों है, क्यों स्टॉप नहीं हो रहा है? पलायन उस तरह से नहीं हो रहा है जैसे सहारनपुर नहीं, बिल्कुल हो रहा है सर। पलायन क्यों नहीं हो रहा है सर? और सब लोग उत्तर प्रदेश से निकल कर मेट्रो सिटीज में आ रहे हैं और उनको तमाम ऐसे, आप देखिए कि अर्थव्यवस्था में हम छठे से दूसरी अर्थव्यवस्था आ गए। अगर पलायन होता तो ये नहीं होता। आज रोजगार यहाँ आ रहा है। आज नोएडा जो है वो डेटा सेंटर का हब बनने जा रहा है। 29 फैक्ट्रियों ने एमओयू पे साइन किया है कानपुर में। तो ऐसा नहीं है आप सब कुछ ज्यादातर, एसएन सिंह जी, ज्यादातर होने जा रहा है, ज्यादातर होगा, ज्यादातर ऐसा नहीं होगा। भविष्य में कहीं ना कहीं बातें जा रही है आपकी। सुनिए, अगर अभी की बात करें तो वहां कर लीजिए ना, बहुत कुछ खास नहीं हो रहा है। कर लीजिए, चलिए 42,000 करोड़ गन्ना। चलिए उमा शंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गन्ना किसानों की भी बात मैं करूंगी सर, फिलहाल आज का मेरा मुद्दा वो नहीं है। गन्ना किसानों के लिए भी बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास। उमा शंकर जी, उसको लिख लीजिए। 60 साल के बदले 60 महीने मांगे थे कि कांग्रेस ने अगर 60 साल में कोई विकास नहीं किया तो हमको क्यों 60 महीने दे दीजिए। 84 महीने हो गया और उत्तर प्रदेश में पूछिए जाकर के 54 महीने हो गया।
54 महीने में आपने कुछ नहीं किया, केवल होगा, होने वाला है। आप कह दीजिए 7 महीने में हम इस लायक बना दिए कि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आज बॉर्डर की हालात देख लीजिए, आज दुश्मन देशों से जाके पूछ लीजिए, आप दुश्मन की भाषा का प्रयोग मत करिए, एक भारतीय की तरह बात करिए। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद जब से केंद्र में आई है, आप पूछिए क्या परिवर्तन हुआ। आप विदेशों में जाके भारत की ताकत को देखिए, आज जो हालात भारत की है वो आपके समय में नहीं थी। आप दुश्मन देशों की तरफ बात मत करिए, आप भारत की तरफ सोचिए। आप देखिए जो 7 महीने में हमने कहा था कितना बदल दिया। आज जो है 370 बदला जाना कितना जरूरी था। आज हमारे अभी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी कि हमारी सरकार आएगी तो चलिए फातिमा जी काफी देर से चुप है। फातिमा जी वैसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा मैडम, आप लोगों को तो और मुख्य भूमिका में आना होगा, मजबूत विपक्ष बनना होगा। फातिमा जी कुछ कहना चाहती हैं? खंडित कर दिया। मैं अभिषेक जी आपसे बिल्कुल कर दिया। एसएन सिंह जी, फातिमा जी कुछ पूछना चाहते हैं? कोई फायदा नहीं कि तांजलि है। अभिषेक जी थोड़ा सा रुकिए, मैंने आपको बहुत मौका दिया सर। फातिमा जी रख लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी जी। बताया ना सिंह साहब, यहाँ बैठ के जिस तरीके से बातें कर रहे हैं तो उससे तो लग रहा है पूरे देश में बस विकास ही विकास हुआ है, भागों में बाहर। इनके हिसाब से यहाँ पे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन 70 साल में जो विकास हुआ उसको ये बेचने का भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे भी जनता की जो नौजवानों के सपने बेचे जा रहे हैं, आज जिस तरीके से उनको लाठियां मारी जा रही हैं, उस पर ये बात नहीं करेंगे। इतना बड़ा यही तो पूछा था, राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां लाठियां बरस रही है, एक जवाब दे दीजिए। फातिमा जी मैंने तो पूछा था। फातिमा जी सुनिए, राजस्थान में अगर लाठियां बरस रही है और आप चाहते हैं, अगर आपके हिसाब से कोई गलत कर रहा है और आप चाहती हैं कि गलत करने के बाद वो ये कहे कि गलत किया है, तो ऐसा तो होता नहीं। आप विपक्ष की भूमिका में है, आपने इस बात पर कितना 7 सालों में बनाया क्या है, कोई बड़ी उपलब्धि बताएं जो विकास। आप पंजाब में बता दीजिए, पंजाब में आपकी सरकार होने के नाते, अभी मैं पंजाब गया था, वहां के लोग कह रहे थे कि इनके मंत्री ड्रग्स और अफीम बिचवाते हैं, और पूरे पंजाब जो हर तरफ ना तो हम इस वक्त राजस्थान की बात करेंगे और ना ही किसी और प्रदेश की बात करेंगे, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर ही रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो वही पूछूंगा, आपकी सरकार राजस्थान में है तो मैं वही पूछूंगा। एसएन सिंह जी जाके पूछिए ना, आप विपक्ष की भूमिका नहीं। अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं? क्यों आप कांग्रेस की नहीं है तो किसी और को बैठा दीजिए। अगर आप कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं दे रही है, राजस्थान का जवाब कौन देगा? आप बताइए। यूपी में बात करेंगे एसएन सिंह जी। अच्छा एसएन सिंह जी, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है ना, सब इसी की कर लेते हैं, कभी राजस्थान पे भी कर लेंगे। अभिषेक राय जी कुछ कहना चाहते हैं? अभिषेक जी आप अपनी बात रखें सर। देखिए मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूँ, मैं भाजपा कई प्रवक्ताओं से कह चुका हूँ ना, इन लोग का एक रटा रटाया डायलॉग होता है 70 साल। तो आजाद भारत को आजादी हुए 75 साल हुए, कितने साल वाजपेयी जी की गवर्नमेंट रही, कितने साल माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट रही, इनको पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए। इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं। सिंह साहब जैसे अभी आपने बोला ना, मेडिकल के टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं, इनके सिद्धार्थनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री हैं, बयान क्या देते हैं कि अगस्त में बच्चे मरते हैं। इतना असमंजस कोई वो जवाब दे सकता है? वो भी स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये बात करते हैं कि 2016 में इन्होंने एम्स की घोषणा करी। एम्स ऋषिकेश आइडियल है, कितने कम समय बना, पूरे इक्विपमेंट के साथ बना, और वो उत्तराखंड से लेके दिल्ली के बीच में जितनी चीजें एम्स ऋषिकेश संभाल रहा है, और वो कितने सारी चीजें फील्ड में बढ़ा रहा है। तो कहते हैं ना, चाहत होनी चाहिए काम करने की, सिर्फ दिखावा करने की चाहत नहीं चाहिए। इनको ये चीज पता करनी चाहिए कि कितने सालों में एम्स ऋषिकेश बना और कितने दिन में उन्होंने इक्विपमेंट्स और सारी चीजें वो बनाई। सिर्फ एम्स ऋषिकेश नहीं, 6 एम्स और बने थे, तो उनको भी देखना चाहिए। ये मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ। अभी ये बड़ी बड़ी डींगे कह रहे थे, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस इन्होंने बना दिया। साहब इंडियन कांग्रेस जो रोड कांग्रेस है उसके मानकों के हिसाब से नहीं बना। 2013 के इंडियन कांग्रेस रोड के हिसाब से, वो मानकों के हिसाब से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा था। अभी भी आप उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में चले जाएं, जिसका 90% अधिग्रहण करने के बाद बजट उन्मुख समाजवादी पार्टी सरकार ने करा। अभी ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे, अभी तक क्या वो धरातल पे पूरा ये उतार पाए? गंगा एक्सप्रेस वे की बात अभी इन्होंने करी, उतार पाए? गड्ढा उन्मुक्त प्रदेश की बात करी थी, तो क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सितंबर में 1100 करोड़ रुपया
उन्मुक्त करना 1186 करोड़ रुपए, स्पेसिफिक बता रहा हूं। अगर गड्ढा मुक्त प्रदेश है तो हर साल इतना बजट क्यों उन्मुक्त करना पड़ता है? क्योंकि रोड की क्वालिटी आप बनाते नहीं। चलिए, ऐसा है या नहीं? प्रदेश में आपने वो बनाया। देखिए, आप सुन लीजिए, जवाब अभिषेक जी, अब आपने प्रश्न किया, मेरी रिक्वेस्ट है गीतांजलि जी, बस आप उन्हें पूरी बात रखिए। 10 सेकंड, हाँ, 10 सेकंड, चलिए बताइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सिंह साहब से, गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर से बड़हलगंज आने में आपको कितना समय लगता है जहां से आजमगढ़ का बॉर्डर शुरू होता है? चलिए, अब थोड़ा संयम रखिएगा, आप तमाम सवाल पूछे, आपने जवाब देने दीजिएगा सर। एसएन सिंह जी, देखिए बहन, इनको तकलीफ ये है कि हमारी जो सरकार है वो जवाबदेह और पारदर्शी सरकार है, उसमें घपले और घोटाले कम हो रहे हैं। जैसे लैपटॉप आया 13 लाख बांटने के लिए और 6 लाख बाकी का पता नहीं। खनन में जो है, खनन मंत्री उस समय अकेले, अब सुन लीजिए अच्छे से, तकलीफ मैंने आपको पूरा वक्त दिया है सर। खनन घोटाले में जो है एक आईएएस का नाम आया और अखिलेश यादव जी ने बिना टेंडर के लगभग 40 ऐसे टेंडर कर दिए थे, जो 40 ऐसा आवंटन कर दिया था जो बिना टेंडर का हुआ था। तो ये लोग जो काम करते हैं उस तरह का कार्य हम नहीं करते हैं, इस नाते इनको तकलीफ हो रही है। और आप देखी होंगी लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे को किस तरह से छोड़ के चले गए थे, न उस पे कहीं पे पेट्रोल पंप था, न उस पे कुछ था, और लगभग सरकार आने के 6 महीने तक काम होता रहा। तो मैं कह रहा हूं कि आप शर्म करिए और दूसरे के चीजों को स्वीकारिए, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, जनता को गाली नहीं देना चाहिए। अगर जनता ने आपको हटाया तो इसीलिए हटाया कि आप कोई काम नहीं कर रहे थे। सारी पुलिसिया जो है भैंस खोजने में लगी थी और सफाई में नाच होता था। और सुनिए, आपकी सरकार लूट और हत्या वाली सरकार, जिंदाबाद करने वाली सरकार, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देने वाली सरकार, अपहरण को बढ़ावा देने वाली सरकार, हर तरह से घपले और घोटाले में लिप्त होने वाली सरकार, सिर्फ एक परिवार को चलाने वाली सरकार। आप क्या बात करेंगे? सुनिए, दलितों को सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाली सरकार, सबका हक मार के आपके समय में सिर्फ 4 जनों को बिजली आती थी, पूरी जनता जानती है। आप सुनिए, आपसे बड़ा झूठ कौन बोलता है? मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, वो जान रहे थे कि जनता के साथ अखिलेश जी छल कर रहे हैं। और आपको देखिए, आप बोलेंगे नहीं, इतनी बड़ी झूठी सरकार। आप सुनिए, सबके सामने सबको पता है कितने बड़े, देखिए, 15 लाख चुनाव, अगर आप झूठे नहीं होते तो जनता झाड़ू क्यों लगाती? दूसरे जब जो पहलवान लड़ नहीं पाता है ना, तो अखाड़े से दूर भागता है। जब तुम्हारे समय में मैं नहीं बोला तो हमारी बात को चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनिए डॉक्टर साहब। आपको अभिषेक जी, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, अब आपने अपनी बात को रखा है, अब जवाब ले लीजिए सर। बिल्कुल अभिषेक जी, ऐसे ठीक नहीं लगता है। आपके समय में मैं बहुत आराम से जब आप बोल रहे थे तो एसएन सिंह जी सुन रहे थे आपकी बात को, आप प्लीज उनकी बात को सुनिए सर। तो सुनिए भी, अभिषेक जी, बिल्कुल अभिषेक जी, आपने अपनी बात पूरी रखी, आपको पूरा मौका मिला। अब सवाल आपने पूछे, जवाब ले लीजिए सर। और जनता जान रही है कि समाजवादी पार्टी के समय में किस तरह से अपराधी जो है राज चलाते थे, ऐसा नहीं होता था। और आपके समय में किस तरह से, अरे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, कुछ नहीं, आप जाके वहां कलम पे लेके दाखिल करिए, डिबेट में बहुत पेशेंस होता है। आपके समय में सारी चीजें बर्बाद। अभिषेक जी, एसएन सिंह जी जरा रुकिए। आपसे ज्यादा एसएन सिंह जी, पढ़ाई लिखाई का मायने ये नहीं होता, जिसको भाषा नहीं पता, जिसको कोई जानकारी नहीं, अपने समय में भी आप ही बोलेंगे, मेरे समय में भी आप ही बोलेंगे। अरे इस पढ़ाई का क्या मतलब जो अपने माँ बाप का सम्मान न करे, जो जनता का सम्मान न करे, जो विकास का सम्मान न करे, जो मुख्यमंत्री को करने के लिए जिसको। देखिए अभिषेक जी, कितना भी पढ़ा, अभिषेक जी एक बात बताएं आप सर, आपने वक्त मांगा, अपनी बात को रखने का पूरा दिया गया, अब जवाब ले लीजिए सर। लैपटॉप घोटाला, खनन घोटाला, अपराधियों को चाय पिलाना, तो जनता देखिए, इसके लिए देखिए बड़ा दिल करना चाहिए, दूसरे की भी सुनना चाहिए। नहीं अभिषेक जी, मैं बार बार कह रही हूँ सर, आप इस सवाल पूछिए, जवाब ले लीजिए। अभिषेक जी का ऑडियो जरा डाउन कर दीजिए। अभिषेक जी सुनिए चुपचाप, दूसरे की भाषा की मर्यादा अपनी बनाए रखें, आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है। हम आपको सुनाने थोड़ा ना, हम जनता को, आप एसएन सिंह जी बने हैं, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ। आज सुनिए, सब लोग देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किस तरह से है, कभी दरोगा का सर फोड़ देंगे,
अभिषेक कभी जी, सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। एसएन सिंह अरे जी भाई, और अपराधियों को अभिषेक जी, शरण मेरी देने वाले रिक्वेस्ट थोड़ा है, शांत प्लीज रहिए, आप भाषा सुनिए। का संयम हमने नहीं रखें। किया। अगर आप थोड़ा अच्छा ध्यान किए रखिए। सुनिए, अगर आप अच्छा किए होते तो कम से कम सीना ठोक के बात कह सकते थे। जब आप लोग नहीं अच्छा किए हैं तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं अभी 60-70 साल कुछ अच्छा करिए, कुछ जनता के बीच में जाइए, दिखाइए। आपको जब कुछ नहीं आ रहा, देखिए दिखा रही है आपकी, यहाँ दवा लिखने का काम नहीं दिखा रही है, है आपकी। राजनीति क्या- की क्या चर्चा हो रही है। इस तरीके और से बात सुनिए, आप करोगे? दूसरे को समझिए, दूसरे को सुनिए, सुनने की आदत डालिए। आपके समय विकास नहीं हुआ। देखिए, एसएन सिंह जी और अभिषेक राय जी, विकास हुआ था। बहुत बुरा लग रहा है सर। हमारे आप समय लोग में दोनों अगर इस तरह से जनता यहाँ को बहस विकास करेंगे तो फिर कैसे आपकी बात जनता तक पहुंचेगी? गीतांजलि कैसे एसएन सिंह जी आप बता पाएंगे कि बीजेपी लोगों के लिए काम कर रही है, और कैसे अभिषेक जी आप बता पाएंगे कि जो काम बीजेपी कर रही है वो सही नहीं कर रही है आपके अनुसार? आप इस तरह से अगर बात करेंगे तो कैसे सर? भाषा की मर्यादा नहीं है, इस तरह से कैसे डिबेट में चर्चा चलेगी सर? वक्त कम था, लेकिन देखिए आप लोगों की आपसी बहस में वो वक्त कहीं ना कहीं निकल गया है। खैर, बहरहाल आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। मैं वही कह रही थी, वक्त चूंकि कम है, उसी वक्त में हमें लोगों को ये बताना होता है कि क्या सही और क्या गलत है, और इसके लिए हम सबकी भूमिका इसमें रहती है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगली बार जब आप डिबेट में जुड़े तो दूसरे की बात को सुने और अपनी बात को तरीके से रखें भी, और भाषा पर संयम जरूर रखें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से विकास को देखेगी और किस तरह से विकास की बातों को बीजेपी या कोई भी अन्य विपक्षी दल जो है वो लोगों तक रख पाएगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या इस तरह की जुमलेबाजी पर, क्या इस तरह की परियोजनाओं पर, क्या इस तरह के कामकाज पर भरोसा करेगी, ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जितने मेहमान जुड़े थे, और इसी के साथ इस डिबेट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।